हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। नमस्कार सभी को। मैं आपका सर अनुज अग्रवाल। लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स और एक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाया था, कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए थे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर से पहले देख लीजिए, क्योंकि ये सब इंटरलिंक क्लासेस हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास को देखा होगा तभी आप सेकंड क्लास में चीजों को समझ पाएंगे और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कराया था, उसी से रिलेटेड इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ मेगा क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको वो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इम्प्लीमेंट करना ठीक से आ जाए और आपका लॉजिक जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चाहिए होता है वो डेवलप हो जाए। तो इस क्लास को भी बड़े ध्यान से आपको देखना है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10। गाइस, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था सॉल्व करने के लिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देयर आर 10 multiple choice question in an exam with one or more than one choice is correct out of 4 choices। तो लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें आपका ओनली वन चॉइस करेक्ट था आउट ऑफ 4 चॉइसेस, लेकिन यहाँ पर इसने अवेलेबिलिटी बढ़ा दी नंबर ऑफ आंसर्स की कि एक चॉइस भी करेक्ट हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चारों के चारों चॉइसेस भी आपकी करेक्ट हो सकती हैं किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, अवेलेबिलिटी बढ़ गई। तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई हो सकता है एक ऑप्शन ठीक हो, उनको कितनी तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। दो ऑप्शंस ठीक हो, उनको कितनी तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। थ्री ऑप्शंस ठीक हो, उनको कितनी तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। या फोर के फोर ऑप्शंस ठीक हैं, वो कितनी तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं किसी एक क्वेश्चन को देने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर हमें करना है तो इट इज पॉसिबल कि एक ऑप्शन ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि दो ऑप्शंस ठीक हो, ये पॉसिबिलिटी भी है थ्री ऑप्शंस ठीक हो, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि फोर ऑप्शंस करेक्ट। तो एक ऑप्शन को देने के लिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने आएंगे। ए, अगर सपोज ए बी सी डी फोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ए हो सकता है एक ऑप्शन, हो सकता है बी करेक्ट हो सकता है सी करेक्ट हो सकता है डी। तो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए तो फोर चॉइसेस अवेलेबल है। अगर टू ऑप्शंस करेक्ट होंगे तो हो सकता है कि दो में ए भी करेक्ट हो जाए, ए सी करेक्ट हो जाए और ए डी करेक्ट हो जाए, बी सी करेक्ट हो जाए, बी डी करेक्ट हो जाए और सी डी करेक्ट हो जाए। ये दो ऑप्शंस सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। कोई दो ऑप्शंस अगर आपके करेक्ट हैं तो, अगर तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं तो उनके क्या सिलेक्शन मिलेंगे, ए बी सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, और ए बी डी करेक्ट हो जाए, ए सी डी करेक्ट हो जाए और बी सी डी करेक्ट हो जाए। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और फोर के फोर ऑप्शंस करेक्ट हो तो इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ए बी सी डी करेक्ट हो। तो टोटल कितने वे हो गए एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ गए किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट आंसर करने के लिए, टोटल वेज इज इक्वल टू 15। ठीक है, अभी क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप 15 तरह से कर सकते हो, एंड क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके ही आप सेकंड क्वेश्चन पर जा रहे हो, और फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन पर इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा कि सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन एक इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई फर्स्ट क्वेश्चन से, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 15। और थर्ड क्वेश्चन के साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होने वाली है, इंटू 15 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आपका आ जाएगा 15 टू द पावर 10। ठीक है,
चलिए, एक मेथड तो ये हुआ कि आपने मैन्युअली इनको सेलेक्ट करके काउंट कर लिया। क्या इससे इजी वे में कर सकते हैं क्या? कोई और लॉजिकल वे है? बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास जो 4 चॉइसेस हैं वो 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। अब एक बॉक्स को मुझे या तो फिल करना है या एम्प्टी छोड़ना है। फिल तब करना है जब मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, और एम्प्टी तब छोड़ना है जब मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ये मैंने कंडीशन बनाया है ना। किसी भी एक बॉक्स को फिल तब करना है जब करेक्ट ऑप्शन होगा, एम्प्टी कब छोड़ना है जब इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। फिल कब करना है जब करेक्ट ऑप्शन होगा, एम्प्टी कब छोड़ना है जब इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। फिल, एम्प्टी। तो दो ही तरीके से मैं किसी एक बॉक्स को फिल कर सकता हूँ या एम्प्टी कर सकता हूँ, है ना। दो ही मेथड है इसको फिल एम्प्टी करने के लिए। इसी तरह से दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी और चौथे के लिए भी। क्या मल्टीप्लाई यहाँ लगेगा? ऑब्वियसली। फर्स्ट पहले तो फर्स्ट इवेंट को कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड इवेंट पर आएंगे। दूसरा, फर्स्ट इवेंट में हमने क्या किया है, उसको फिल किया या एम्प्टी किया है, फर्क नहीं पड़ रहा है सेकंड इवेंट पर कि वहां हमें क्या करना है। वहां भी हम फिल या एम्प्टी में से कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? यहाँ वो भी एक वे काउंट हो गया जब सारे के सारे बॉक्स एम्प्टी हो जाएंगे। ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी। तो वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लियर बोला हुआ है ना, 1 और मोर देन 1 चॉइस इज करेक्ट। तो एक या एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है, तो ऐसी कोई भी चॉइस नहीं होगी जिसमें सारे आंसर इनकरेक्ट आ जाए, यानी कि एम्प्टी रह जाए। तो इसलिए वो वाली कंडीशन हम माइनस करेंगे। तो यहाँ टोटल एक क्वेश्चन को देने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे, है ना। 16 - 1। अब ये तो एक क्वेश्चन को देने के लिए हमें तो क्वेश्चन आंसर 10 करने हैं, है ना। तो टोटल वेज टू आंसर 10 क्वेश्चंस, वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 × 15 10 टाइम्स 15 to the power 10। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ये एक मेगा क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मेगा क्वेश्चन से मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये एक वर्ड इंट्रोड्यूस को लेकर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस जो आपको कुछ रूल्स डिफाइन कराएंगे, है ना। बेसिकली हम यहाँ थ्योरी को समझेंगे इसकी इन इलस्ट्रेशंस के थ्रू। इससे क्वेश्चन जो भी हमने ये वर्ड लिया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर यहाँ पर हम आपको रूल समझाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है इन सब बातों को, और साथ में नोट्स बनाने हैं आपको अपनी लैंग्वेज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पेन और कॉपी साथ में लिया होगा। हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल 9 लेटर्स ऑफ वर्ड इंट्रोड्यूस, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए 9 लेटर्स इस इंट्रोड्यूस वर्ड में है, और सब डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। ये मैं देख रहा हूँ एक भी लेटर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, पहली कंडीशन तो यहाँ पर ये है। ऑल थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल एंड थिंग्स लिख रहा हूँ मैं, जनरल थिंग्स जनरल करना है मुझे, लिख देता हूँ मैं। ऑल एंड थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। पॉइंट फॉर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास 9 लेटर्स हैं, तो क्योंकि मुझे वर्ड क्रिएट करना है, तो वर्ड क्रिएट कैसे होगा? अगर इन लेटर्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी तो एक नया वर्ड आ जाएगा, और इंटरचेंज हो जाएगी तो एक दूसरा नया वर्ड आ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे उतने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर हमारे क्रिएट हो सकते होंगे, है ना। तो 9 वर्ड लेटर्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास 9 पोजीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब 9 पोजीशंस होनी चाहिए। तो मैं 9 पोजीशंस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन को फुलफिल करने के लिए मेरे पास 9 लेटर्स अवेलेबल हैं। उन 9 लेटर्स में से कोई एक लेटर यहाँ आ सकता है, इंटू 9। फिर सेकंड पोजीशन को फुलफिल करने के लिए मेरे पास लेटर्स की अवेलेबिलिटी डिपेंड करेगी फर्स्ट पोजीशन पर।
है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पर कोई एक लेटर आया होगा, जो लेटर वहां आया है वो सेकंड पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। डिपेंड हो गया ना, तो इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अरे भाई जो कोई एक लेटर वहां आ गया होगा वो हटा दो, बाकी जो 8 लेटर्स रह गए अब वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनमें से कोई भी एक लेटर आ सकता है, ठीक है, इसलिए वो 8 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फर्स्ट इवेंट को कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट इवेंट पर आ रहे हैं, तो और ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो चुकी है, इसलिए बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। और अभी हमने फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस किया था, तो 9, 8, 7 आपको 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, 9 फैक्टोरियल, है ना। नंबर्स कंसेक्यूटिवली डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं टिल 1, तो वो n फैक्टोरियल होता है, अगर n नंबर्स हैं तो टोटल, है ना। तो यहाँ से क्या क्लियर मिला कि ऑल n थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। तो अगर मेरे पास 9 थिंग्स हैं, यानी कि n थिंग्स हैं, उनको मुझे n प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो वो n फैक्टोरियल से अरेंज होंगी। तो ये मेरा रूल बनकर आ गया, इसको आपको नोट करना है। क्या रूल है, रूल नंबर 2, n टू अरेंज, या परम्यूट भी लिख सकते हो, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स ऊपर लेके दिया है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एन थिंग्स लिख रहा हूँ, है ना, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ऊपर, बात हो गई। इन एन प्लेसेस इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज होगा ये बेसिकली, एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, यहाँ डाल, ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। आप तो अरेंजमेंट से लिख लीजिए, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ओके। ये एक रूल आपका है, आगे आइए। हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड स्टार्टिंग विद टी। अभी देखिए यहाँ कंडीशन आती है, देयर इज ए कंडीशन, और अगर कहीं कंडीशन आती है तो ये रूल आपको समझना चाहिए, रूल नंबर 3, फर्स्ट फुलफिल द कंडीशन, फर्स्ट फुलफिल द कंडीशन, ठीक है। ऑब्वियसली टी को फर्स्ट पोजीशन पर फिल करना है, ये मेरा एक कंडीशन है, तो फर्स्ट फुलफिल द कंडीशन, 9 पोजीशन अवेलेबल है 9 लीटर्स के लिए, 9 लीटर्स अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट को मैं टी के साथ ही फिल कर सकता हूँ, एक ही इस लेटर है अवेलेबल इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। अब एक लेटर यहाँ आ गया है, तो बाकी नेक्स्ट पोजीशन के लिए 8 लेटर्स अवेलेबल होगा, 7 6 5 4 3 2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड स्टार्टिंग विद वॉवेल, स्टार्टिंग विद वॉवेल यूजिंग ऑल 9 लेटर्स ऑफ वर्ड इंट्रोड्यूस, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अभी नया कंडीशन हो गया स्टार्टिंग विद वॉवेल्स, तो हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पर, आई ओ यू ई, 5 वॉवेल्स अवेलेबल है, नो सॉरी 5 नहीं है, 4 वॉवेल्स हैं, एंड 5 कॉन्सोनेंट्स, ऑब्वियसली 4 वॉवेल्स से टोटल 9 लेटर्स, 9 पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट पोजीशन को फुलफिल करने के लिए अवेलेबिलिटी 4 वॉवेल्स, क्योंकि कंडीशन है स्टार्टिंग विद वॉवेल, तो यहाँ पर तो इसके लिए अवेलेबल जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो 4 ही, उन 4 लेटर्स में से कोई एक लेटर यहाँ पर आ जाएगा, तो बाकी नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट पोजीशन के लिए, क्योंकि एक
पोजीशन फुलफिल हो चुकी है एक लेटर के साथ, 9 लेटर्स टोटल थे, तो कितने लेटर्स अवेलेबल रहेंगे, 8 लेटर्स अवेलेबल रहेंगे, है ना। ये 4 में से कोई एक ही लेटर यहाँ आएगा, 4 वॉवेल्स में से वो एक वॉवेल आएगा, मतलब एक लेटर होगा। बाकी जो बचे, क्योंकि एक लेटर यहाँ पर फुलफिल हो गया, 8 लेटर्स अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए। फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो इस तरह से कंडीशंस को समझते हुए मैं आगे इनको सॉल्व करते चले आना है। 4 इंटू 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड स्टार्टिंग विद वॉवेल एंड, स्टार्टिंग विद वॉवेल एंड विद वॉवेल। तो दो कंडीशंस हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए और लास्ट पोजीशन के लिए। फर्स्ट फुलफिल द कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने वॉवेल्स अवेलेबल हैं, 4 वॉवेल्स अवेलेबल हैं। लास्ट पोजीशन के लिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर एक वॉवेल आ चुका होगा, तो 4 वॉवेल्स थे, तो 3 वॉवेल्स ही अवेलेबल रहेंगे। अब ये दो पोजीशंस दो लेटर्स के साथ फुलफिल हो चुकी हैं, तो बाकी पोजीशन के लिए 9 माइनस 2 7 लेटर्स, मतलब जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी उसके लिए 7 लेटर्स अवेलेबल रहेंगे। फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। और सबके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई आपका आएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सारी सारी, और फर्स्ट इवेंट होने के बाद ही नेक्स्ट इवेंट आपकी हो रही है। तो अब ये 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, और इंटू 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड स्टार्टिंग विद वॉवेल, स्टार्टिंग विद वॉवेल एंड विद कॉन्सोनेंट्स। तो 4 वॉवेल्स अवेलेबल हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के लिए आपके पास कंडीशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9। फर्स्ट पोजीशन 4 वॉवेल्स, फर्स्ट पोजीशन पर वॉवेल आना चाहिए, इसलिए 4 वॉवेल्स अवेलेबल है। 4 लेटर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन के लिए। लास्ट पर कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए, 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है, लास्ट के लिए 5 लेटर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब क्योंकि दो लेटर्स दो पोजीशन पर आ चुके हैं, नेक्स्ट पोजीशन के लिए 7 लेटर्स अवेलेबल रहेंगे, 9 माइनस 2। फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए 6, नेक्स्ट पोजीशन के लिए 5, नेक्स्ट पोजीशन के लिए 4, नेक्स्ट पोजीशन के लिए 3, 2 एंड 1। 4 5 जा 20 इंटू 7 फैक्टोरियल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड विद कॉन्सोनेंट्स आल्सो। तो फिर से फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन के लिए कंडीशन अवेलेबल है, तो फर्स्ट फुलफिल द कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट्स है ना, 4 वॉवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है, ये 5। फिर लास्ट पोजीशन को फुलफिल करोगे, लास्ट पोजीशन फर्स्ट फुलफिल हो गया, 5 अवेलेबल थे, तो लास्ट के लिए कितने बच जाएंगे, 4 रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है, तो लास्ट के लिए 4 ही बचेंगे। ओके, और फिर दो पोजीशन दो लेटर्स के साथ फुलफिल हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए 7 लेटर्स अवेलेबल रहेंगे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। और ये आपको मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि सब इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, और एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी इवेंट हो रही है। तो 5 4 जा 20 इंटू 7 फैक्टोरियल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होपफुली ये आपको सब समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल words can be made in which all vowels are together using all 9 letters of word introduced। देखिए, all vowels are together, ये एक नया कंडीशन आया है नए रूल को बताने के लिए। तो पहले रूल मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो रूल नंबर 4 आई थिंक, पता नहीं, देख लेना जो भी रूल है नंबर। देखिए, कंडीशन क्या है, टुगेदर कंडीशन है, टुगेदर, ये लिख देते हैं, टुगेदर कंडीशन जब आपकी टुगेदर कंडीशन मतलब एक कंडीशन लगी हुई है, तो यहाँ पर
क्या करना है आपको? फर्स्ट, कंडीशनल थिंग्स पुट इन अ बॉक्स, कंडीशनल थिंग्स पुट, और मैं बोल दूंगा टाई, टाई अप, टाइड अप इन अ बॉक्स, and this box arrange with remaining things, remaining मतलब unconditional things होंगे, remaining things, and permute also things which are in the box. क्या बोल दिया है? सॉरी, देखिए आपके पास 4 वॉवेल्स अवेलेबल है जिस पर कंडीशन है इनको साथ में रखना है, तो इन 4 वॉवेल्स को एक बॉक्स में टाई कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, टाइट, ठीक है। फिर 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जो लूज हैं, ये टाइट हैं, बंधे हुए हैं, ये 5 कॉन्सोनेंट्स जो लूज हैं, तो इस बॉक्स को, ठीक है, तो कंडीशनल है, इन 5 थिंग्स, रिमेनिंग थिंग्स के साथ परम्यूट कराना है आपको, अरेंज कराना है, यानी कि 5 एंड 1 6 पोजीशंस आप यहाँ अवेलेबल करा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 थिंग्स को अरेंज करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पर 6 अवेलेबिलिटी है, सेकंड के लिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 4 3 2 एंड 1। लेकिन क्योंकि इस बॉक्स के अंदर भी 4 वॉवेल्स, 4 लेटर्स अवेलेबल हैं, तो उनका भी अरेंजमेंट डेफिनेटली बॉक्स के अंदर इंट्रा परम्यूटेशन होगा, है ना, इसको मैं इंट्रा परम्यूटेशन बोल देते हैं। तो वो कितनी तरह से हो सकता है? 4 थिंग्स हैं तो 4 अरेंजमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये फाइनल आ जाएगा 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, फिर से रिपीट कर देते हैं। जो कंडीशनल लेटर्स थे, वो वॉवेल्स थे, उनको हमने एक बॉक्स में डाला क्योंकि इनको हमें साथ में लेकर चलना है। बाकी 5 कॉन्सोनेंट्स को लूज छोड़ा, फिर ये बॉक्स और वो 5 कॉन्सोनेंट्स को हमने अरेंज कराया, है ना, टोटल पोजीशंस जो भी बनेंगी 5 प्लस 1 बॉक्स 6 पोजीशंस पर अरेंज कराया। फिर इस बॉक्स के अंदर भी हमने क्या किया? परम्यूटेशन किया, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर जो लेटर्स है वो भी आपस में अरेंज होंगे तो एक नया अरेंजमेंट आ जाएगा। जहां भी होंगे वो साथ साथ होंगे लेकिन उनके नए अरेंजमेंट भी क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। तो उनको हमने इंट्रा परम्यूट करा दिया, उसको क्या बोल देंगे आप? इंट्रा परम्यूटेशन, इंट्रा अरेंजमेंट बोल दीजिए। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बात कीजिए उसके बारे में। आगे आइए, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड इन लेटर्स एंड टी आर टी आर टुगेदर। तो अभी बॉक्स के अंदर मुझे ये 4 लेटर्स को रखना है, यहाँ से और क्लियर देखिए पिक्चर होगी, एन टी आर टी। तभी इनके भी अरेंजमेंट होंगे ना इस बॉक्स के अंदर, लेकिन ये मैं बाद में कराऊंगा। पहले क्या करना है, ये और 5 लेटर्स आपके बाहर अवेलेबल होंगे क्योंकि 9 में से 4 ये होगा, 5 ये है, तो ये 5 लेटर्स और एक ये बॉक्स, पहले इनको अरेंज कराइए। तो 5 प्लस 1 6 पोजिशन अवेलेबल है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो पहले पोजीशन को फिल करने के लिए 6 नंबर ऑफ वेज है, सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए 5 नंबर ऑफ वेज है, फिर 4 3 2 1
मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट इवेंट को कंप्लीट करने के बाद आप सेकंड इवेंट पर आ रहे हो, फर्स्ट इवेंट पर आपने क्या फिल किया ये डिपेंड नहीं कर रहा है सेकंड इवेंट पर आपको क्या फिल करना है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो अभी तो ये आ गया, लेकिन क्योंकि ये बॉक्स जहां भी जाएगा, मान लीजिए ये बॉक्स यहाँ जाता है या यहाँ जाता है, तो फिर इसमें भी अपना इंटर कम्युनिकेशन होगा, आपस में ये 4 लेटर्स अरेंज होंगे अलग अलग पोजिशन पर। तो इसके लिए 4 फैक्टोरियल यहाँ पर और आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। आई थिंक नाउ दिस इज करेक्ट। तो इतनी बात लिखी सिर्फ ये डायरेक्ट करने के लिए, ये समझा, ठीक है। आगे है, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड इन विच कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर यूजिंग ऑल 9 लेटर्स ऑफ वर्ड इंट्रोड्यूस। तो कॉन्सोनेंट्स को आपको डालना है एक बॉक्स के अंदर, 5 कॉन्सोनेंट्स, 4 वॉवेल्स है, तो 4 प्लस 1 5 है ना, ये एक बॉक्स हो गया। तो 5 पोजिशंस पहले बना लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 4 इंटू 4 में 5 पोजिशंस अवेलेबल है। अब तो देखो वैसे सीधे भी लिख सकते हो, ये पोजिशन तो हमारे बार बना ही रहे हैं, 5 पोजिशन को फिल करने के लिए फैक्टोरियल 5 वेज आएंगे 5 थिंग्स के साथ। अब क्योंकि इंटर कम्युटेशन हो रहा है तो इसके अंदर भी 5 थिंग्स कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है, तो इंटर कम्युटेशन की वजह से ये भी अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। तो टोटल आपका ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड इन विच नो टू वॉवेल्स, नो टू वॉवेल्स, ये एक नया कंडीशन अगर टुगेदर। तो ये है आपका, जब ऐसा बोल रहा है कि नॉट टू वॉवेल्स टुगेदर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो अनकंडीशनल थिंग्स हैं उनको पहले अरेंज करेंगे। उनको पहले अरेंज करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि उनके बीच में हम गैप्स क्रिएट कर लेंगे, उन गैप्स में इन थिंग्स को डाल देंगे, क्योंकि जब ये गैप्स में जाएंगे तो ये साथ में कभी नहीं आएंगे, है ना। तो इसको आप गैप मेथड बोल दीजिए। क्या है ये, मैं पहले लिख देता हूँ, फिर साथ में डिस्कस करते हैं। गैप मेथड में आपको क्या करना है गाइस, फर्स्ट अरेंज अनकंडीशनल थिंग्स, ठीक है, एंड क्रिएट के प्लस वन गैप्स। ये के प्लस वन क्यों बोला, ब्रैकेट में लिख दो, इफ के अनकंडीशनल, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा जगह है नहीं, के अनकंडीशनल थिंग्स हो, ठीक है। समझ गए, के अनकंडीशनल थिंग है तो उससे के प्लस वन गैप्स क्रिएट होंगे, ये बाद में लिख, थिंग्स एंड क्रिएट के प्लस वन गैप्स। नाउ सेलेक्ट गैप्स फॉर कंडीशनल थिंग्स, जो कंडीशनल थिंग्स हैं, आउट ऑफ के प्लस वन गैप्स, जो के प्लस वन गैप्स आपको दिए क्रिएट होकर आए थे उनमें से, एंड अरेंज कंडीशनल थिंग्स इन दीज गैप्स।
क्या बोला मैंने आपको? फर्स्ट अरेंज अनकंडीशनल थिंग्स। समझिए इसको यहाँ पर ठीक से, आपको समझ आएगी। आपके जो कंडीशनल थिंग्स हैं वो बॉबल्स हैं, 4 बॉबल्स। ये कंडीशनल्स हैं, कंडीशन लिख देते हैं। और जो 5 कॉन्सोनेंट्स हैं वो अनकंडीशनल। ठीक है, तो फर्स्ट 5 अनकंडीशनल थिंग्स। तो 5 अनकंडीशनल को अरेंज करना है तो 5 पोजीशंस उनके लिए होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इन 5 पोजीशन से नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6। 5 अनकंडीशनल थिंग्स हैं तो नंबर ऑफ गैप्स कितना है? 5 प्लस 1। वही मैंने यहाँ लिखा k प्लस 1 गैप्स इफ k अनकंडीशनल थिंग्स आर देयर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर आपके पास k थिंग्स हैं, अनकंडीशनल थिंग्स हैं, तो k प्लस 1 गैप्स क्रिएट होंगे उनके बीच। तो फर्स्ट इनको आपने यहाँ पर इन पोजीशन पर इनको अरेंज कर दिया। फिर इनके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उन गैप्स में मुझे किसको डालना पड़ेगा? जो कंडीशनल थिंग्स हैं, जिनमें बोला हुआ कि नो टू बॉबल्स आर टुगेदर, है ना? तो वो बॉबल्स अब जब इन गैप्स में चले जाएंगे तो फिर वो साथ में नहीं आएंगे कभी भी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपके पास जो कंडीशनल थिंग्स हैं वो कम 4 है, लेकिन नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 गैप में से वो 4 गैप मुझे क्या करने होंगे? सेलेक्ट करने होंगे। उन 6 गैप में से वो 4 गैप मुझे सेलेक्ट करने होंगे। तो वो किस तरह से होता है, ये क्वेश्चन पर मैं वापस आऊंगा। अभी पहले एक अगली स्लाइड पर पहले मैं आपको वो समझा दूं, फिर वापस आते हैं, है ना? यहाँ हॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैं एक स्लाइड और लेता हूँ, एक दीजिए, यहाँ से मैं start करता हूँ। अगर आपके पास n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, है ना, टू सेलेक्ट, देते हैं पहले मैं आपको, टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स इज इक्वल्स टू NCR। गिवन n थिंग्स में से अगर n थिंग्स हैं जो ज्यादा हैं ऑब्वियसली, उसमें से अगर r थिंग्स आपको सेलेक्ट करनी है तो वो क्या होता है? NCR होता है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ। NCR क्या होता है? NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। ये नंबर ऑफ सिलेक्शन है। n थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करने के ये नंबर ऑफ पॉसिबल, है ना? जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हो सकते होंगे वो सब यहाँ से आ जाएंगे। ओके, फिर NCR इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? NC n माइनस R भी होता है। ऐसा क्या होता है? ये फॉर्मूला के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आप जनरल लॉजिकली लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो ऐसे समझिए। अगर आपने n में से r थिंग्स को सेलेक्ट किया, n में से r थिंग्स अगर आपने सेलेक्ट करी तो इसका मतलब n माइनस r थिंग्स आपने डी सेलेक्ट करी। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ डी सिलेक्शंस ही होंगे। जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आएंगे के नंबर ऑफ वेज आएंगे, उतने ही तो नंबर ऑफ डी सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज रह जाएंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसको समझिए। सपोज आपने सॉल्व किया 7C5, तो 7C5 को मैं इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकता हूँ 7C 7 - 5 यानी कि 7C2 हो जाएगा। अब इसको मैं आसानी से सॉल्व कैसे करता हूँ ये बताता हूँ, है ना? फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो सिर्फ लिख दिया कि क्या होता है, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना। तो देखो क्या होगा, जितने ये यहाँ पर आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स, 7 इंटू 6 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो पता है, 2 इंटू 1 2 आएगा आपको। फैक्टोरियल में समझा चुका हूँ आपको। तो 2 3 है, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7C3 को सॉल्व करना है।
तो 7 से 3 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, यानी कि 6 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ आपको, यही वापस आएगा क्या, 7C5 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 7C5 को तो यहाँ लिख देते हैं 7C5। 7C5 क्या कर रहे हो आप, n की जगह 7 है, 7 फैक्टोरियल लिखोगे, फिर r की जगह 5 है, 5 फैक्टोरियल लिखोगे, और फिर n माइनस r यानी 7 नंबर 5 2 फैक्टोरियल आप लिखोगे। तो जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो आप ऐसे इसको एक्सपेंड करोगे, कैसे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अभी आपने सॉल्व किया, देखो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ रहा है ना, तो फॉर्मूले से भी ये बात प्रूफ हो गई, ये हटा रहा हूँ अभी मैं, क्लियर है बात। तो ये सीधे हम कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर नीचे आपका 3 आ रहा है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल लिखा, अगर 2 आ रहा है तो 7 इंटू 6 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिखा। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिकली n थिंग्स में से r थिंग्स अगर सेलेक्ट करनी है तो वह एनसीआर से आता है, और एनसीआर को सॉल्व करना मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। अब चलिए वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, आपने फर्स्ट अरेंज किया उन अनकंडीशनल थिंग्स को, जब आपको गैप बनाने हैं, गैप क्रिएट करने के लिए, फिर आपने नंबर ऑफ गैप्स क्रिएट किए, क्योंकि मान लीजिए k थिंग्स थी तो k प्लस के गैप्स आएंगे, यहाँ पर 5 थिंग्स हैं, 5 अनकंडीशनल थिंग्स हैं, इसलिए 5 प्लस 1 6 गैप्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपने अरेंज किया 5 अनकंडीशनल थिंग्स को, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर आपने 6 गैप्स में से 4 गैप सेलेक्ट किए, क्योंकि 4 बॉबल्स हैं तो 4 बॉबल्स 4 प्लेसेस पे ही अरेंज हो पाएंगे, और उन 4 प्लेसेस को सिलेक्ट करने के लिए के बाद उन 4 प्लेसेस पर 4 बॉबल्स को आपने अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल। तो अभी आपका आंसर ये आ गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू इसको 6C2 आप लिख सकते हो, 6C4 को, अभी तो 6C4 लिख दो, कंफ्यूज ना हो जाए। 6C2 लिखने के बाद अगर 6C4 को सॉल्व करना है तो 6C4 इज इक्वल टू 6C2 यहाँ अलग से करके दिखा, है ना, सॉल्व करना है तो वो सीधे कर सकते हो आप, मगर मैं 6C2 लिख दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 ही होता है, 2 3 ये 15 आ जाएगा। इसको सब करके भी 15 आने वाला है, आप करके देख लेना। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू 15। तो मैं हर बार इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अभी मैंने आपको एक बार सॉल्व करके बता दिया है, बाकी मैं सीधे लिखूंगा, आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करते हुए सबको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल वर्ड कैन बी मेड इन विच लेटर्स एन टी आर डी आर नॉट टुगेदर, यानी कि इनको भी कैप्स में डालना है। अगर ये टुगेदर नहीं आना है तो इट मीन्स कैप्स में आने। यूजिंग ऑल 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड इंट्रोड्यूस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आर नॉट टुगेदर का मतलब यही हुआ ना, कोई भी 2 लेटर भी साथ में नहीं है, ठीक है। तो पहले अनकंडीशनल, अब ये 4 लेटर्स है, तो 4 लेटर्स तो आपके हैं कंडीशनल, तो ऑब्वियसली 5 लेटर्स होंगे आपके इन अनकंडीशनल, तो 5 फैक्टोरियल आप सीधे लिख सकते हो। 4 पोजिशन सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ, क्योंकि 5 अनकंडीशनल तो 5 प्लस 1 6 पोजिशन आएंगे, उसमें से 4 आपको सेलेक्ट करनी होंगी, और 4 फैक्टोरियल से इनको अरेंज, ठीक है। आगे आइए, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड इन विच वॉवल्स अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये और नहीं बात अभी, है ना। तो वॉवल्स, सबसे पहला वॉवल ई है यहाँ पर, फिर आई, फिर ओ, फिर ई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वॉवल्स है। बाकी आपके क्या बचेंगे, 5 कॉन्सोनेंट्स बचेंगे। तो वॉवल्स यहाँ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पोजीशंस क्लियर नहीं है। 9 लेटर्स हैं, 9 लेटर्स के लिए 9 पोजीशंस अवेलेबल रहेंगी, लेकिन उन 9 पोजीशंस पर किन पोजीशंस पर ये वॉवल आ सकते हैं ये तो पता नहीं है ना। मान लीजिए फर्स्ट पर ई आ गया, फिर थर्ड पर ई आ गया,
फिर 7th पर ओ आ गया, फिर लास्ट में यू आ गया, या 2nd पर ई आ गया, फिर 3rd पर आई आ गया, फिर 4th पर ओ आ गया, फिर 5th पर यू आ गया। मतलब अरेंजमेंट तो यही है, सिंगल अरेंजमेंट है, इसको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, लेकिन कौन सी पोजीशन पर ये आ सकते हैं, तो वो पोजीशंस मुझे यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये 4 पोजीशंस मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, जितने भी पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं। तो उसके लिए भी हमने क्या बताया, n थिंग्स में से r थिंग सेलेक्ट करने के NCR तरीके होते हैं। तो ये 9 पोजीशंस टोटल में से 4 पोजीशन सेलेक्ट करने के लिए 9C4 मेथड्स होंगे, और उन 4 पोजीशन को सेलेक्ट करने के बाद इन 4 वॉवेल्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास केवल एक ही वे है, क्योंकि मुझे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। इसके अलावा तो कोई और सेकंड अरेंजमेंट आएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं यू को ओ की जगह लाऊंगा मान लीजिए एक अरेंजमेंट में, तो उससे क्या होगा, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर खत्म हो जाएगा, कंडीशन हमारी मैच नहीं करेगी। इट मीन एक ही वे है। तो 9C4 into 1, और फिर जो 5 कॉन्सोनेंट्स आपके बच रहे हैं उनको आप अरेंज कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9C4 into 5 है। ठीक है, बाकी सॉल्व आप लोग कर लोगे, आप समझदार बच्चे हो। How many total words can be made in which consonants occur in alphabetical order using all 9 letters of the word introduced? अभी आपके पास 9 लेटर्स में से 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जिन पे कंडीशन मुझे लगानी है। तो उन 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तो एक ही वे होगा, है ना। उन 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तो एक ही वे है। बाकी 4 वॉवेल्स हैं, उन 4 वॉवेल्स को अरेंज करने के लिए बाद में देखेंगे कंडीशन क्या है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने चाहिए। तो मुझे 9 पोजीशन में से 5 पोजीशन इनके लिए सेलेक्ट करनी होंगी, और इनको अरेंज करने का एक ही वे है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है। और 4 वॉवेल्स को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 4 वेज होंगे। 9C5 into 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर आपका आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड इन विच ऑल लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग ऑल 9 लेटर्स ऑफ वर्ड इंट्रोड्यूस, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज्यादा आंसर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर बताइए कौन सा टॉपिक आप आगे पढ़ना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये प्राइवेट मोड में सारे वीडियोस रहेंगे, जैसे जैसे रेस्पॉन्सेज आते चले जाएंगे ये वीडियो आपके पब्लिक पे चले जाएंगे। थैंक यू।